हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भरत रामनानी है। मैं इंग्लिश से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हमारी यूट्यूब पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास चल रही थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पहली क्लास में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा था और उसमें नाउन को डिटेल में समझा था। दूसरी क्लास में हमने प्रोनाउन को डिटेल में समझा था। आज तीसरी क्लास में वर्ब को समझेंगे। वर्ब यानी जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। वर्ब क्या होती है, आइए समझते हैं। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी वह शब्द जो एक्शन दिखाता है। एक्शन कौन कौन से शब्द दिखाते हैं? गो जाना, डांस नाचना, जंप कूदना, लर्न सीखना, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो ये जो शब्द है, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। बहुत सारे शब्द है जो एक्शन को दिखाते हैं। जो एक्शन को जो शब्द दिखाता है उसको कहेंगे वर्ब। एक मैंने एग्जांपल लिखा है एक्शन का। राकेश जंप्ड ओवर द टेबल, यानी राकेश जंप टेबल के ऊपर से कूद गया। तो ये क्या दिखा रहा है? एक्शन दिखा रहा है। ये जंप शब्द क्या दिखा रहा है? एक्शन दिखा रहा है। जो शब्द एक्शन दिखाता है उसको वर्ब कहते हैं। और वर्ब के संबंध में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी चाहिए, बिना वर्ब के सेंटेंस बनाना असंभव है। बिना वर्ब के कभी सेंटेंस बना सकते हैं क्या? बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है, आज तक तो नहीं बना। तो बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है। और कौन और क्या क्या दिखाता है इसमें? एक अकरेंस भी दिखाता है, यानी वर्ब जो है कोई घटना को भी दिखाता है। जैसे ये रही घटना, समथिंग हैपेंड इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम में कुछ हो गया है। तो ये क्या दिखा रहा है? वर्ब दिखा रहा है। हैपेंड जो है ये वर्ब है, यानी कुछ होना या कोई घटना को भी वर्ब दिखाती है। या तीसरा जो यूज होता है वर्ब का, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी स्थिति, उसके होने की स्थिति। जैसे प्रियांजलि इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, प्रियांजलि जो है बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो ये जो इज है ये स्थिति दिखा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। प्रियांजलि को स्थिति दिखा रहा है, प्रियांजलि कैसी है? ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो इसको जो दिखा रहा है इज, ये भी एक वर्ब है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। 3 चीजें वर्ब दिखाती है, एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। ये हो गई हमारी वर्ब की डेफिनेशन। आइए आगे चलते हैं। वर्ब कितने टाइप की होती है उसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। सबसे पहली एक्शन वर्ब, यानी जो वर्ब एक्शन में दिखाती है उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे एक्शन वर्ब भी 2 टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल एक्शन वर्ब और दूसरी होती है मेंटल एक्शन वर्ब। फिजिकल एक्शन वर्ब क्या होती है? जैसे ये देखिए एग्जांपल लिख रखा है मैंने। गो, लुक, प्रिपेयर, डांस, स्विम, क्राई, फिनिश, कम, हाइड, स्पीक एटसेट्रा। यानी ये सारी जो एक्शन है, इनके अलावा भी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो फिजिकल एक्शन को दिखाती है। यानी हम जो फिजिकली जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, नाचना, गाना, कूदना, जाना, भागना, मनाना, ये जो फिजिकली जो एक्शन हम परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं फिजिकल एक्शन वर्ब्स। जैसे अब सेंटेंस को देख के समझेंगे। काजल रोट एन एसे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, काजल ने एक ऐसे लिखा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। यानी रोट जो है ये क्या है? रोट यानी लिखना, ये फिजिकल एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। दूसरा एग्जांपल, द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, बच्चों ने ग्राउंड में क्रिकेट खेला। तो ये क्या है? खेलना, प्ले, ये है एक्शन वर्ब। रोहित रन्स 4 किलोमीटर एवरी मॉर्निंग, रोहित जो है 4 किलोमीटर हर मॉर्निंग को भागता है। तो रन्स क्या है? फिजिकल एक्शन है। फिजिकल एक्शन है रन्स, प्लेड फिजिकल एक्शन है, रोड फिजिकल एक्शन है। तो इनको हम बोलेंगे फिजिकल एक्शन वर्ब। फिर दूसरा आ जाता है मेंटल एक्शन वर्ब। मेंटल एक्शन वर्ब वो होती है जिनके अंदर आप फिजिकली एक्ट नहीं करते। फिजिकली उसमें कुछ एक्ट करना नहीं होता है। उसका मतलब होता है बस अपन कोई चीज मानते हैं, कोई चीज जानते हैं, कोई चीज महसूस करते हैं। जैसे बिलीव यानी मानना, किसी चीज को मानना। अब जैसे अगर एग्जांपल लिखेंगे बिलीव का, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में नहीं मानता हूं। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई एक्शन थोड़ी परफॉर्म कर रहा हूं? भगवान को नहीं मानता हूं, अच्छी बात है, लेकिन क्या इसमें एक्शन परफॉर्म थोड़ी कर रहा हूं? मैं बस मानता नहीं हूं, बस अपने अंदर जानता हूं कि मैं नहीं मानता, बस। इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। अपनी मेंटली अपन एक्शन वर्ब, मेंटल अपन एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फिजिकल एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो इस प्रकार की ये जो कुछ वर्ब्स हैं इनको बोलेंगे मेंटल एक्शन वर्ब। जैसे बिलीव यानी विश्वास करना, नो यानी जानना। अगर आप किसी को कहते हो आई डोंट नो हर, मैं उसको नहीं जानता, तो इसमें आप फिजिकल एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हो, इसमें आप मेंटल एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। थिंग्स सोचना, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, फील, लव, हेट, वांट, ये सारी जो वर्ब्स हैं मेंटल एक्शन वर्ब है। इसमें आप फिजिकली एक्ट नहीं करते, इसमें आप बस मेंटली सोचते हैं कोई चीज के बारे में। व्हाट डज भावना वांट, भावना क्या चाहती है? तो जो चाहती है वो फिजिकल एक्शन नहीं है, वो मन के अंदर चाहती है। आई लव क्लासिकल म्यूजिक, मुझे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, इसका मतलब मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, पसंद है मुझे। आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, फील नहीं कर रहा हूं। इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इसमें कोई फिजिकली मैं कुछ नहीं कर रहा, बस अच्छा फील नहीं हो रहा है।
ठीक है, एक्शन वर्ब्स हमने देख ली, फिजिकल एक्शन वर्ब्स और मेंटल एक्शन वर्ब। सेकंड जो वर्ब है हमारी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या है देखते हैं। डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन। लिंकिंग वर्ब जो है एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करता है, कोई गतिविधि कोई क्रिया को एक्सप्रेस नहीं करता है, वो क्या बताता है, दे कनेक्ट, लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो आता है उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जो कनेक्ट करता है उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ये रही, अ नाउन और एडजेक्टिव दे डिस्क्राइब द सब्जेक्ट एंड इट कम्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स, यानी वह नाउन या एडजेक्टिव, संज्ञा या विशेषण, नाउन या एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट को और लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सबसे पहले लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, सीम, अपीयर, बिकम, फील, लुक, स्मेल, टेस्ट, साउंड, ये सब क्या है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या करती है, नाउन को यानी सोनी को कॉम्प्लीमेंट से, अ ब्रिलियंट स्टूडेंट से जोड़ती है इज, तो इज हो गया लिंकिंग वर्ब, यानी सोनी क्या है प्रॉपर नाउन है, ब्रिलियंट स्टूडेंट क्या है कॉम्प्लीमेंट है, यानी विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, सोनी की, यानी नाउन की विशेषता बता रहा है और उसके बीच के अंदर जो वर्ब आ रहा है लिंकिंग वर्ब वो है सोनी इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो इज हो गया यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये जो है कॉम्प्लीमेंट और नाउन को जोड़ रहा है। जैसे वैसे ही बिकेम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो एन असिस्टेंट प्रोफेसर है ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन प्रोनाउन की, ही जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने वाली वर्ब बिकेम, ये हो गई लिंकिंग वर्ब। प्रोनाउन को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने वाली जो वर्ब है वो है लिंकिंग वर्ब। सीम जो है इस प्रोनाउन को इस हैप्पी से जोड़ रही है, यानी यू यानी क्या होता है प्रोनाउन, हैप्पी है कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों को जो जोड़ रही है वो है सीम, इसलिए इसको कहेंगे लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब ये होती है अपनी, सीम, अपीयर, बिकम, फील, लुक, स्मेल, टेस्ट, साउंड, इज, एम, आर, वॉज, वर। लेकिन इसके अंदर ये एक बात पहचानने की है कि यहाँ पे अपन ने लिखा है सोनी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अगर यहाँ पे मैं ये लिख दूं सोनी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सोनी जो है गाना गा रही है, तो इसके अंदर ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये तो मेन वर्ब आ गई, मेन वर्ब तो ये आ गई, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ के पीछे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये सोनी की विशेषता नहीं दिखा रहा है, सोनी रहा है, ये तो बोला सोनी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सोनी गाना गा रही है, तो ये तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया और ये आ गया इज, आर, एम, तो ये जो है यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो यहाँ पे है ये है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को सीधा नाउन प्रोनाउन से जोड़ती है उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। द स्टूडेंट सीम कंफ्यूज, स्टूडेंट जो कंफ्यूज लग रहे हैं, सीम यानी लिंकिंग वर्ब, कंफ्यूज है जो कॉम्प्लीमेंट है, स्टूडेंट है जो नाउन है, इन दोनों को जोड़ने वाली वर्ब सीम, ये इसको क्या कहेंगे लिंकिंग वर्ब। इसी प्रकार से गुड और द मैगी टेस्ट्स गुड, यानी गुड को और द मैगी है नाउन, गुड जो है उसका कॉम्प्लीमेंट विशेषता बता रहा है और उसको जो जोड़ रही है वर्ब उसको बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं, टेंस आप बचपन से पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन कौन से होते हैं हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, तो ये सब क्या होती है हेल्पिंग वर्ब होती है, जो मेन वर्ब को हेल्प करती है, इनका अपना कोई यूज नहीं होता है, ये मेन वर्ब को हेल्प के लिए होती है। जैसे आई एम रीडिंग अ नोवेल, मैं एक नोवेल पढ़ रहा हूं, तो जो एम है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वो ऊपर जो हमने देखी थी वो लिंकिंग वर्ब है, ये एम हेल्पिंग वर्ब है, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, तो ये जो है आई एम रीडिंग अ नोवेल, इसके अंदर जो एम है ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब जो है रीडिंग है, इसका अपने आप में कोई महत्व नहीं है, ये इसके साथ जुड़ के महत्व बना रही है। जैसे अगर मैं कहूं आई एम अ नोवेल, इसका कोई महत्व थोड़ी बन रहा है, इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अपने हटा दी, तो मेन वर्ब तो होती है ये वाली वर्ब जो एक्शन वर्ब है और ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। वैसे और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। दे हैव कंप्लीटेड द टास्क, ये हो गई मेन वर्ब, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। दिस पोएम वाज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, ये हो गई मेन वर्ब, वाज हो गया
हेल्पिंग वर्ब, यानी मेन वर्ब को जो हेल्प करती है उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, मेन वर्ब के साथ जुड़ के ये अपना मतलब बनाती है, पूरे सेंटेंस का मतलब बनता है। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। हमने पिछली क्लास में बात की थी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी होता है डूअर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट यानी होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो उसका एक एग्जांपल समझते हैं। ही शोड मी हिज न्यू ड्रेस, ही शोड मी हिज न्यू ड्रेस, उसने मुझे इसकी नई ड्रेस दिखाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ही जो है दिखाने वाला, ये हो गया सब्जेक्ट। जो काम को करने वाला होता है, शो किसने किया? ही ने किया, तो ही तो हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ही हो गया सब्जेक्ट। सो यानी हो गई वर्ब, सो हो गई वर्ब। ये जो मी है और हिज न्यू ड्रेस है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में जब अपन पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ही शोड मी हिज न्यू ड्रेस, उसने मुझे अपनी नई ड्रेस दिखाई। उसने मुझे क्या दिखाया? उसकी नई ड्रेस दिखाई, हिज न्यू ड्रेस। तो अगर उस जिस सेंटेंस में क्या का आंसर जो वर्ड आता है, क्या का आंसर जो शब्द आता है, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो क्या का आंसर देता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो किसको का आंसर देता है, हुम का। जैसे किसको, उसने मुझे नई ड्रेस दिखाई, उसने किसको नई ड्रेस दिखाई? मुझे दिखाई। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जिस सेंटेंस में अपन ये सवाल पूछें क्या, उसका जो जवाब जो शब्द आता है वो तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में हम ये सवाल पूछें कि किसको, तो उसका जो जवाब आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जैसे इस सेंटेंस हम देखेंगे, ही शोड मी हिज न्यू ड्रेस, उसने मुझे अपनी नई ड्रेस दिखाई। उसने मुझे क्या दिखाया? नई ड्रेस दिखाई, हिज न्यू ड्रेस, तो वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने किसको दिखाई नई ड्रेस? मुझे दिखाई, तो मैं क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी डूअर ऑफ द एक्शन होता है सब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है ऑब्जेक्ट। अब आते हैं अपन मेन इस ट्रांजिटिव वर्ब पे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब को बिना ऑब्जेक्ट के उसका जो मेन सेंटेंस होता है वो उसका मतलब नहीं निकलता है। जैसे मैं लिखता हूं सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, तो ये जो अ लेटर ये नहीं होगा। अगर सी रोट है तो उसने लिखा, क्या लिखा? लेटर लिखा। इसमें जवाब आ रहा है अपने पास, क्या लिखा, यानी क्या लिखा का जवाब सही आ रहा है अपने पास। तो ये हो गया अपना ट्रांजिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। कि ईट्स एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया, खाता है। तो इसका मतलब क्या है? वो क्या खाता है? एप्पल खाता है। तो उसका क्या का जवाब आ रहा है, ऑब्जेक्ट की इसको जरूरत है, तो ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। मिस्टर रामनानी टीचर्स इंग्लिश, मिस्टर रामनानी इंग्लिश पढ़ाते हैं। मिस्टर रामनानी क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये इस क्या का जवाब आ रहा है, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट अगर इसमें किसी सेंटेंस में जरूरत पड़ रही है किसी ऑब्जेक्ट की, तो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये हो गई इसमें ट्रांजिटिव वर्ब। टीच, ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। रोट, ईट्स, टीच। दे बिल्ट अ हाउस, उन्होंने एक घर बनाया। क्या बनाया? एक घर बनाया। क्या का जवाब आ रहा है इसका? घर बनाया। तो ये भी हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, बिल्ट भी। नेक्स्ट है अपना इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। यानी अगर उन सेंटेंस में आप क्या का जवाब ढूंढना चाहोगे या किसको का जवाब ढूंढना चाहोगे तो जवाब मिलेगा ही नहीं। जैसे ही रन्स, वह भागता है। क्या भागता है? अगर आप पूछोगे क्या भागता है, उसका अर्थ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, उसने क्या लिखा? एक पत्र लिखा, तो उसका जवाब मिल रहा है उसमें एक पत्र। लेकिन इसमें अपन पूछते हैं क्या भागता है, तो उसका जवाब नहीं मिल रहा है। जब जवाब नहीं मिल रहा है तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो ये हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। वैसे ही सी स्लेप्ट, वहां सोई, वहां क्या सोई, इसका कोई जवाब है? इसका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है। सेंसलेस, ये सेंसलेस सवाल है। अगर मैं पूछूं क्या सोई, तो वो सेंसलेस सवाल है। तो ये भी हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। द बेबी क्राइड, बच्चा रोया। बच्चा क्या रोया? इसका कोई जवाब है क्या? वोट का जवाब है क्या? नहीं है। तो इसलिए हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब। वैसे ही सी स्माइल्ड, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सब क्या हो गई? इनट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल हो गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है छठा नंबर रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होती है जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिनको हम फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। इन तीनों फॉर्म में, यानी फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी या ईडी जोड़ते हैं। जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, लव, लव्ड, लव्ड,
स्टडी स्टडीड स्टडीड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प, इनमें अपन ईडी ईडी जोड़ रहे हैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो जिसमें हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ के बना सकते हैं उनको कहते हैं रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट है हमारा इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसको हम डी या ईडी जोड़ के सेकंड थर्ड फॉर्म या पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं बना जा सकते। जैसे राइट, रोट, रिटन। राइट इसके अंदर ईडी ईडी लगा के नहीं बना रहे हम, इसकी तो अलग ही फॉर्म है, सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है। गो, वेंट, गॉन, सी, सो, सीन, टीच, टोट, टोट, इनके अंदर डी ईडी लगा के सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते हैं, इनको कहेंगे इरेगुलर वर्ब, यानी इनकी रेगुलरिटी नहीं है। वो जो है रेगुलर वर्ब है क्योंकि पीछे डी ईडी लगाना है और सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ये दिखाता है मॉडल वर्ब्स। यानी पॉसिबिलिटी संभावना, एबिलिटी क्षमता, ऑब्लिगेशन यानी कोई काम करने के लिए बाध्य होना, ये हमको काम करना पड़ेगा, परमिशन यानी किसी की परमिशन लेना, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना है। इन चीजों को जो वर्ब्स दिखाती है उसको कहते हैं मॉडल वर्ब्स। ठीक है, जैसे हमने कुछ एग्जांपल देखे हैं, इसको हम डिटेल में मॉडल वर्ब्स को बाद में जब हम डिटेल में एक और जब वीडियो बनाएंगे, ये जब हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा, मॉडल्स को हर चीज को हम डिटेल में समझेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैन, कैन जो है एबिलिटी दिखाता है, प्रेजेंट की एबिलिटी। कुड जो है पास्ट की एबिलिटी दिखाता है, जैसे शी कैन रिसाइट द पोएम परफेक्टली, यानी वह जो है लड़की पोएम को अच्छे से गा सकती है, अच्छे से सुना सकती है। कुड जो ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी वह सॉल्व कर सकता था, पुरानी बात हो रही है। ऐसे ये विल है, विल भी एक मॉडल है, फ्यूचर या विलिंगनेस को दिखाता है। आई विल सबमिट द असाइनमेंट, मैं इस असाइनमेंट सबमिट कर दूंगा, ये इसका विलिंगनेस दिखा रहा है, इसकी इच्छा को दिखा रहा है। इसी प्रकार से वुड है, वुड पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है। सेल फ्यूचर को, शुड एडवाइस या ड्यूटी को। ये जो टेबल है अपन जब मॉडल से पढ़ेंगे डिटेल में तब हम एक एक मॉडल को अच्छे से कवर करेंगे। ये बस एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी वर्ब है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब उसको कहते हैं जिसके अंदर एक वर्ब प्लस एक प्रीपोजिशन, इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसका तीसरा अर्थ निकल जाता है। इस वर्ब का अर्थ जो है वो अलग अर्थ है, इस प्रीपोजिशन का अर्थ है वो अलग अर्थ है, लेकिन इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इन दोनों से रिलेटेड अर्थ नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ के तीसरा ही अर्थ निकलेगा। जैसे गिव अप, गिव क्या है? वर्ब है, एक्शन वर्ब हमने देखी थी। अप क्या? प्रीपोजिशन है। तो गिव अप, गिव का मतलब वैसे तो होता है देना, अप यानी ऊपर, यानी इस अर्थ इसका मतलब वैसे तो अगर निकाला जाए ऊपर देना, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है। गिव अप का मतलब ऊपर देने से कोई मतलब नहीं है। गिव अप का मतलब होता है सरेंडर करना या स्टॉप ट्राइंग, यानी समर्पण कर देना, कोई कुछ करना छोड़ देना। ही गेव अप ट्राइंग टू मेमोराइज द पोएम, यानी उसने पोएम को मेमोराइज करने को छोड़ दिया क्योंकि परेशान हो गया, उससे मेमोराइज नहीं हो रही थी, उसको याद नहीं हो रही थी पोएम, इसलिए उसने गिव अप कर दिया, गिव अप कर दिया, इसलिए छोड़ दिया। अगर आपने एक सीरियल आता था, बहुत ही अच्छा सीरियल लगता था मुझे, FIR, पुलिस वालों का सीरियल था, उसके अंदर गोपी बार बार कहता कैरी ऑन कैरी ऑन, तो कैरी ऑन जो है उसका जो तकिया कलाम है गोपी का, वो भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कैरी ऑन यानी जारी रखना। कैरी यानी वैसे तो होता है उठाना या ले जाना, ऑन यानी ऊपर ऊपर ले जाना, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि कैरी ऑन यानी जारी रखो कोई काम को। लुक अप यानी कोई इंफॉर्मेशन को ढूंढना, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। कम अक्रॉस, फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी अनएक्सपेक्ट यानी किसी से मिलने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन मिल गया वो। इस प्रकार से ये भी है, ये भी फ्रेजल वर्ब्स की लिस्ट है, और भी बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स है, सैकड़ों में फ्रेजल वर्ब्स है, उसकी भी अपन एक अलग क्लास बनाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इनको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। लास्ट है हमारी इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स वो वर्ब होती है जिसके आगे टू लगाया जाता है। टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी उसके आगे टू है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट कैन फंक्शन एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसका एग्जांपल देखते हैं। टू रीड इज अ गुड हैबिट, टू है प्लस क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी इन्फिनेटिव। टू रीड इन्फिनेटिव, टू बिकम इन्फिनेटिव, टू पास इन्फिनेटिव। इसके अंदर ये सब्जेक्ट बन रहा है, टू रीड इज अ गुड हैबिट, ये जो है सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। सी वांट्स टू बिकम, ये है ऑब्जेक्ट बन गया, ये हो गया एडवर्ब बन गया। इसलिए ये जो इन्फिनेटिव है ये सब्जेक्ट भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट भी बन सकती है और एडवर्ब भी बन सकती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्ब का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।